हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए बात करते हैं इस सीरीज की, और ये इस सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है जहां पे हम बात करेंगे इस कंप्लीट सीरीज के बारे में, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना होगा हमें अपकमिंग वीडियोस में उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा मैं थोड़ा बहुत, और इसमें फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो दूंगा इस वीडियो में। बस इतना ही काम करना है हमें इस वीडियो के अंदर। दूसरी बात भाई, ये वीडियो जो है ये एलिजिबल है दोनों के लिए, डीयू के बच्चों के लिए भी और इग्नू के बच्चों के लिए भी, क्योंकि इग्नू के बच्चों में सब्जेक्ट है MEC 004 सब्जेक्ट कोड है ये। तो जिन बच्चों का सब्जेक्ट कोड ये है तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इग्नू के बच्चों के लिए। तो ध्यान रखना। और इस वीडियो को मैं दो चैनल पे अपलोड करवाऊंगा, एक तो जो करंट चैनल है मेरा कोडी जड्डा उस पर अपलोड होगा ही, दूसरा इग्नू के लिए अलग चैनल बनाऊंगा उस वहां पे भी अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मैं वहां पे भी ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब बात करें कि क्या भैया कंटेंट में कोई चेंज नहीं है? कंटेंट में जिस भी टॉपिक में चेंज आएगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जो कंटेंट सिर्फ इग्नू के लिए होगा वो सिर्फ इग्नू चैनल पे आएगा, और जो कंटेंट दोनों के लिए होगा दोनों चैनल पे जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333, यहाँ पे जाके नोट्स ले लेना, ठीक है। नोट्स में आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, एक तो उसकी PDF, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उसकी PDF। और भाई नोट्स के लिए कांटेक्ट करना कम से कम एक हफ्ता रुकने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा काम बाकी है, ठीक है, इस सीरीज के नोट्स के लिए। उसके बाद ही आपको नोट्स क्या करवा दिए जाएंगे, अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम वेट कर लेना, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस सीरीज के। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो ध्यान रखना, और दो PDF लेना मत भूलना, एक तो जो भी स्टडी मटेरियल उसकी PDF, जो दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मतलब क्वेश्चंस भी गिवन है साथ साथ इंपॉर्टेंट उसके आंसर भी गिवन है कि आपको आंसर अटेम्प्ट कैसे करने होंगे, उसके लिए PDF बना रखे हैं मैंने, ठीक है। तो वो भी लेना बिल्कुल मत भूलना। अब आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 1 का, इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारा लेसन नंबर 1 है, जहां पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंट्रो के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी कि पढ़ना क्या क्या होगा इस कंप्लीट लेसन के अंदर। अब जैसे कि नाम से तो लग रहा है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। यहां पे हम पास्ट से कंपेयर करते हुए डेवलपमेंट की बात करेंगे कि डेवलपमेंट होती क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, उन सबको डीप में समझेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम अलग अलग फंडामेंटल्स यूज करेंगे जिनके जरिए हम वो चीजें समझ सकते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के अंदर हमें ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी होंगी। और एक बात और ध्यान रखें भाई, DU छोड़ के जिस भी बच्चे के पास इस कंप्लीट सिलेबस का स्टडी मटेरियल एक बार मेरे को वो भी सेंड कर देना, ठीक है, ताकि मैं कंपेयर कर दूं सिलेबस को एक बार, क्योंकि मैंने सिलेबस देख तो लिया है पर कंपैरिजन काफी जरूरी होता है, इसलिए स्टडी मटेरियल है नहीं मेरे पास, क्योंकि ना तो DU की साइट चल रही है अच्छे तरीके से, इसलिए काफी टाइम लग रहा था मुझे इस सीरीज को बनाने के लिए। तो वो भी जरूर भेज देना मेरे पास। अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। तो पहला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है हमें ये समझना होगा, जो हम समझेंगे बिल्कुल इस वीडियो के आखिरी में। क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो हमें ये पढ़ना होगा इस चैप्टर के अंदर। दूसरा में क्या पढ़ना होगा, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात ये ग्रोथ और डेवलपमेंट सुनने में तो जैसे वर्ड लगती है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि देखो सबके लिए ग्रोथ के मायने क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी कंट्री में ग्रोथ ज्यादा होती है, किसी कंट्री में कम होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के अंदर। जैसे कि मैं बात करूं ग्रोथ की, अब जैसे इंडिया में ग्रोथ के मतलब क्या होता है, या फिर हम बात करते हैं गरीबी की, ठीक है, पॉवर्टी की, तो वो सब क्या होता है कि भाई इंडिया में गरीब लोग कौन है, जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि जो रोटी कपड़ा और मकान तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं बात करूं विदेश की, अगर मैं अमेरिका की बात करूं वो तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन अगर इंडिया की बात करूं क्या है, डेवलपिंग नेशन है। मतलब सिर्फ वो डेवलप कर रहा है, डेवलप हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं USA से कंपेयर करूं, वहां पे गरीब कौन होता है, जिसके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, इंडिया में तो उसे क्या माना जाता है, एक तरह से अमीर आदमी माना जाता है जिसके पास गाड़ी होती है। अब आगे क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेसन के अंदर। अब आता है हमारा इस चैप्टर का इंट्रो। तो ये हमारे क्या है, 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर।
अब थोड़ा सा बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। उससे पहले एक बार इंट्रो समझ लेते हैं इसका। अब यहाँ पे जेम्स टोबिन इन्होंने एक लाइन बोली थी, एक बार होता क्या होता है वो समझते हैं। ग्रोथ का मतलब पता है क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो उसमें कितना चेंज आया, उसमें क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अरे ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ना कि घटना। क्योंकि चेंज तो पॉजिटिव भी आ सकता है, चेंज नेगेटिव भी आ सकता है। अब हो सकता है किसी पर्सन ने टाइम टाइम नॉलेज को इंप्रूव किया हो, अपनी वेल्थ को इंप्रूव किया हो, तो उसमें क्या बोलते हैं? उसने ग्रोथ ली है। लेकिन अगर हो सकता है भाई किसी ने सब कुछ बर्बाद ही किया हो, तो उसमें क्या बोलते हैं? एक तरह से नेगेटिव इफेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे बात करें किसी तरह सिर्फ ग्रोथ की, यानी कि अगर मैं बात करूं पास्ट से प्रेजेंट में कितना चेंज आया है, हमने कितना अपने को डेवलप किया, उसमें क्या बोलते हैं? एक तरह से ग्रोथ बोल के चलते हैं। वही बात उन्होंने बोली जेम्स टोबिन ने, क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ इज नथिंग न्यू बट अ न्यू डिस्गाइज फॉर एन ओल्ड एज इशू। मतलब आपने पहले से अब तक कितना इंप्रूव किया है, क्या क्या चेंज किया है, क्या क्या बेहतरीन अपनी जिंदगी में अपनाया है, उन सबको क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे ग्रोथ बोलते हैं। वन विच हैज ऑलवेज intrigued and preoccupied economics the present versus the future। यानी कि जब हम हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर करने की कोशिश करते रहते हैं या फिर पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। अब आते हैं आगे। अब मैंने ये बात क्यों बोली प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट में क्या था और फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे आप लोगों ने कभी बचपन में डिस्कस किया होगा अपने पेरेंट्स वगैरह से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि उनके जमाने में लाइफ कैसी होती थी, तो क्या बोलते थे कि हमारे टाइम पे काफी स्ट्रगलिंग मूवमेंट चलते थे। क्योंकि देखो हम जिस जनरेशन में हैं उसे जेन जी बोलते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों ने सबसे फास्टेस्ट चेंजेस देखे हुए हैं। अब जब मैं था अपने बचपन में, मैंने कीपैड वाला फोन भी देखा, हमने स्टार्ट तो कीपैड वाला फोन से किया था। आजकल के बच्चे क्या हो रहे हैं? स्मार्टफोन लेके पैदा हो रहे हैं। बच्चों को आता है कि भाई रील कैसे स्क्रॉल करनी होती है, ठीक है, यूट्यूब कैसे खोलता है। अब यूट्यूब पे टाइप करना होता नहीं, क्योंकि बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन माइक सबको पता होता है कि यहाँ पे एक बटन है, इसको क्लिक करते मैं जो बोलूंगा वो वीडियो ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है डेवलपमेंट का रेट देखो आप, कि जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने कीपैड फोन देखा, फिर स्मार्टफोन आया, पहले डिब्बे वाले टीवी होते थे, फिर एलसीडीज आई, एलईडीज आई, अब स्मार्ट टीवी अवेलेबल है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं? काफी तेजी से हो रहे हैं। ये तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, अगर आप ग्लोबली देखोगे, आप जापान देखो, टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस है, हमसे तो काफी एडवांस है, क्योंकि हमें शायद आने वाले 50 साल लग जाएंगे अभी, ठीक है, जापान को अभी टच करने में। जापान जिस लेवल की टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट कर चुका है, तो वो हाल है। तो इसका क्या पता लगता है कि भाई जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं काफी तेजी से हुए हैं कुछ सालों में, प्रीवियस कुछ ईयर्स में। तो हमने इसी को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ग्रोथ बोल के चलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखो सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं यहाँ से क्या समझा कि जो लाइफ है वो इंप्रूव हुई है एज कंपेयर टू जो हमारी पहले की लाइफ थी, जो पहले की जनरेशन थी उनसे हमारी लाइफ थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है। तो कुछ चीजें डिसएडवांटेज भी है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने आए हैं। तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला चेंज क्या आया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुई। अरे क्यों इंप्रूव हुई? दूसरे पॉइंट की वजह से। क्यों? क्योंकि राइजिंग इनकम लेवल्स। और जब हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, क्या बोलते हैं? हमारे टाइम में इनकम बहुत कम होती थी, रिसोर्सेज बहुत कम होते थे, तो हम लोग बहुत कम फैसिलिटीज को एंजॉय कर पाते थे। लेकिन आजकल क्या है भाई, सबके मतलब पैसा बढ़ चुका है, इनकम का लेवल बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो हम जो है ज्यादा रिसोर्सेज को एंजॉय कर पा रहे हैं सिर्फ इस चीज की वजह से। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? ग्रोथ इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो बात है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस की, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ग्रोथ है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जब तक हम ग्रोथ नहीं कर रहे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जैसे बहुत सी इकोनॉमीज हैं जो कि पहले से बहुत खराब हो गई हैं। जैसे हम इंडिया को बोलते हैं कि भाई इंडिया अगर होता तो और भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट कर सकता था, लेकिन हमारे देश में करप्शन कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पे है, चाहे वो हमारे नेता वगैरह हों, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स हों कुछ, ठीक है। तो उनके बारे में सब नहीं है, लेकिन है जरूर, और ज्यादातर है करप्ट, ठीक है। तो जिनकी वजह से जो हमारा देश है वो कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ा हुआ है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में ही है। वहीं पे मैं एग्जांपल देता हूं कई बार चाइना का। चाइना एक ऐसी कंट्री हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना ने इंडिया से लेट स्टार्ट किया और आज अपने आप को अच्छे लेवल पे ले गया, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में आ चुका है। तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ का क्या है? काफी इंपॉर्टेंट रोल है। फोर्थ में क्या आता है? हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम ग्रोथ को इससे जज करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, फटाफट एडवांस हो रही है, लगातार इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव आ रहा है। देखो 4G से 5G, 5G 6G आ जाएगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। स्मार्टफोन्स अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और भी चीजें जो है वो क्या हो रही है? अपडेट हो रही है लगातार, यानी कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लगातार आ रहा है, चेंजेस लगातार आ रहे हैं, और हम वो जनरेशन जिससे सबसे फालतू चेंजेस देखे हैं।
अब एक नोट में क्या है, यहाँ पे नोट समझते हैं पहले। अब तुमने तो समझ लिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अरे हाँ, मैं एक तो कंपेयर करना भूल ही गया, इसमें इंडिया चाइना कंपेयर करा था, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान भी तो है एक, ठीक है, हमारा भाईचारा वाला देश जो कभी हमारे साथ हुआ था अलग है। तो वहां पे देखो, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इतना घटिया है, प्रशासन इतना घटिया है, ठीक है, बार बार आर्मी लोग जाता है, प्रशासन को पड़ी नहीं जनता की, महंगाई इतनी हो रखी है, ठीक है, कि भाई क्या बोलूं मैं इस बारे में, भाई रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, ऐसे हालात हो रखे हैं वहां पे। तो ये क्या है, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, उल्टा वो और पिछड़ गया है अपने टाइम से, कर्जों पे जिंदा है वो, ठीक है। और फिर मांगेगा कश्मीर, कश्मीर कहां से मिल जाएगा भाई, खुद के देश को तो वो खाना खिला नहीं पा रहा जो पहले से ही है उनके पास, ठीक है, वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनके प्रशासन का। तो ये हालात है। तो कई कंट्रीज बेटर हुई हैं, ठीक है, कई कुछ ज्यादा ही बेटर हुई हैं और कई घटिया हो गई हैं, ठीक है। तो एग्जांपल एक से एक है। तो हमने सब चीजें डिस्कस कर ली कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नोट वो पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेनेवर इकोनॉमिक एजेंट्स take resources and rearrange them in ways that are more valuable। इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब भी हम देखो, जब भी इकोनॉमिक एजेंट, अब इकोनॉमिक एजेंट किसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर को बोलते हैं, कंज्यूमर को बोलते हैं, इन्वेस्टर को बोलते हैं, सेवर को बोलते हैं, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। वो रिसोर्सेज को रीअरेंज करते हैं और इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि वो क्या है, मोर वैल्यूएबल बनाई जा सके इस दुनिया के लिए यूज करने के, मतलब उसमें वैल्यू ऐड की जा सके, टाइम टाइम लगातार वैल्यू ऐड की जा सके। दूसरी बात, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन भी है जहां पे मैं आपको एक बात और क्लियर करूंगा, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, अरे एक मिनट, ग्रोथ की स्पेलिंग गलत लिख दी, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या होता है, एक और डेफिनेशन है यहाँ पे। तो इट इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। एक तो पहले क्या होता है, हमें आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, और आउटपुट क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार एक चीज राइज कर रही है अर्थ की, वो क्या है, पॉपुलेशन। और चाहे मैं इंडिया का नाम लूं तो इंडिया भी राइज कर रही है, तो पॉपुलेशन जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही है। और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करे इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ेगी, जो कि भाई एक सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ी है तो भाई सबको रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बाकी रिसोर्स भी चाहिए, लग्जरी गुड्स भी चाहिए, तो डिमांड राइज करेगी। और जब डिमांड राइज करेगी तो आउटपुट लेवल राइज करना बहुत जरूरी है। सपोज करो किसी कंट्री में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन आउटपुट का लेवल कॉन्स्टेंट है, तो क्या वो कंट्री ग्रोइंग स्टेज में है, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें क्या दिखाई देगी, गरीबी दिखाई देगी, जैसे कि इंडिया में आज भी है, कई लोग हद से ज्यादा गरीब हैं जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज क्या है, नहीं है। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे तो हमारा पॉइंट क्या है, इट इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी, गुड्स की भी और साथ साथ सर्विसेज की भी। That is sustained over a long period of time। एक चीज का और ध्यान रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आया है कि जो हम क्या कर सके, सस्टेन कर सके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब बताइए सस्टेन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम पढ़ेंगे भी आने वाली सीरीज में डीप में। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज जो है, जो हम आज तो यूज कर पाए लेकिन आने वाली जनरेशन भी यूज कर पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें मुझे लैक नजर आता है कंट्रीज में। ऐसा क्यों होता है, समझो क्या हो रहा है, हम लोग रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि सिर्फ हम यूज कर पाएंगे, आने वाली जनरेशन से यूज नहीं कर पाएगी। जैसे कि अब मान लो पेट्रोल वगैरह ही है, यानी कि जो भी हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं तो दोबारा यूज होंगे ही नहीं, वो तो एक बार यूज कर लिए वो खत्म होता चले जा रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन उसका फायदा नहीं उठा पाएगी। या फिर एक और दिक्कत हो रही है, हम डेवलपमेंट तो कर पा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आ रहे हैं इस दुनिया के अंदर। वो क्या है, जो हमारे बैलेंस को बिगाड़ रही है, इन्वायरमेंट के बैलेंस को बिगाड़ रही है कहीं ना कहीं। जैसे कि अब डिमांड बढ़ रही है किस चीज की, घरों की, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन मैंने बताया ना राइज कर रही है, तो हाउसेस कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, हम उसको भी कन्वर्ट करें किसमें, ताकि हम उस पे रेसिडेंशियल होम्स वगैरह बना पाए, बिल्डिंग्स वगैरह बना पाए। अब इसकी वजह से हुआ क्या, वो समझो, जब वो लैंड से नहीं बचेगी तो खेती कहां पे करेंगे, तो प्रोडक्शन क्या होगी, कहीं ना कहीं गिर जाएगी। और भाई फूड की भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक बैलेंस को बनाने के चक्कर में इन्वायरमेंट के बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और बिगड़ भी रहा है, बैलेंस में दिख भी रहा है। पोल्यूशन लगातार राइज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में अर्थ ऐसी जगह बचे ही ना कि जहां पे हम रह पाए, तो वो चीज चल रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि ग्रोथ आप इस तरीके से करो कि वो ग्रोथ आज भी टिकी रहे और आने वाले सालों तक भी टिकी रहे। तब हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ। पता लगे आपने एक बार तो ग्रोथ कर ली, एक बार तो आपका ग्रोथ का ग्राफ यूं चढ़ गया, फिर वापस वहीं आ गया, क्या फायदा ऐसे ग्रोथ का,
ठीक है, सस्टेन नहीं कर पा रहे आप उस पॉइंट पे, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये पॉइंट भी क्या था, काफी इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अब आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ जो है ना वो एक तरह से छोटा पोर्शन है, लेकिन डेवलपमेंट जो है ना वो एक बड़ा पोर्शन होता है। जैसे आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स के दो टाइप होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो छोटे लेवल को डिस्कस करता है, मैक्रो बड़े लेवल को डिस्कस करता है। सेम ऐसे यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ है। जो ग्रोथ है वो सिर्फ देखता है छोटी मोटी चीजों को, और डेवलपमेंट क्या होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट कैसी हो रही है एक कंट्री की, एक नेशन की, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलपमेंट कैसी चल रही है। वही सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो पहला क्या था हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी क्या होता है देखते हैं। तो इट रेफर्स टू इंक्रीजेस ओवर टाइम इन अ कंट्री रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सिर्फ इसका इतना काम है कि जो आउटपुट है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब जो आउटपुट। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो आउटपुट का लेवल है एक इकोनॉमी के अंदर वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इसका इंक्रीज होना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ऐसा क्यों है, उसका रीजन समझते हैं। हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। ये मैं डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो डिमांड क्या होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है आउटपुट का लेवल भी इंक्रीज होना चाहिए। तो इसी को हम कहां पे देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसको मेजर कैसे करते हैं, दो तरीकों से। या तो हम निकालते हैं जीडीपी। अब कईयों को ये नहीं पता होगा जीडीपी क्या होती है। भाई जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, जो भी चीज प्रोड्यूस हुई है, जो भी फाइनल गुड प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उन सबकी फाइनल वैल्यू का सम ये इसके अंदर आता है जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो इसमें सारे गुड्स और सारी सर्विस आती हैं, सारे फाइनल गुड्स और सारी सर्विसेज, उन सबका फाइनल अमाउंट और सबका सम। अब यहां समझते हैं यहां पे। तो देखो तुम दो चीज निकालते हैं, तो जीडीपी निकालते हैं या फिर एनडीपी निकालते हैं। अभी एनडीपी क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। और ये हमेशा कैसे निकलता है, आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आपका क्या आएगा, एनडीपी आएगा। तो वो बाकी कांसेप्ट्स हैं, वो सब हमने डिस्कस किए भी हैं नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, फ्यूचर में पढ़ लोगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो थ्रू अदर मेजर्स कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड। ठीक है, और बाकी सारे कुछ और मेजर्स भी होते हैं जिनको हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को छोड़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो चीजें बदल जाती हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या देखा, सिर्फ एक चीज, और वो चीज क्या थी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, कि आउटपुट का लेवल इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। जिस कंट्री का आउटपुट का लेवल टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन का लेवल बढ़ रहा है, तो कंट्री में ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन जिसका आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, रुकी हुई, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। अब आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इंप्लाइज प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, वो किस तरह के हैं, उसको हम किस के अंदर देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। मतलब क्या होता है, कई बार जो है स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है, और वो सब भी काम किसका होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई बार क्या होता है, आउटपुट का लेवल तो बढ़ गया, लेकिन कंट्री में अभी भी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ शो नहीं हो रही है। या फिर क्या होता है कई बार कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनकम का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रिसोर्सेज का। तो इस कंट्री में क्या बोलोगे कि ग्रोथ तो ओवरऑल दिख रही है हमें कंट्री की जीडीपी के हिसाब से, लेकिन क्या सब लोग डेवलप हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। तो ये भी क्या है, एक लैक होता है इस पॉइंट के अंदर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं, सबको, कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या नहीं है, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कितने लोग पहले गरीब थे अब कितने लोग गरीब हैं, एम्प्लॉयमेंट सबको प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं हमें किसके अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, हम सब जानते हैं भाई सेक्टर जो है 3 तरह के होते हैं इकोनॉमी के अंदर। जिनको नहीं पता उनको मैं याद दिला देता हूँ, बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, लिख नहीं रहा, समझ लेना। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, एक हमारा क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर, और एक हमारा क्या होता है टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में मेजरली क्या आता है, एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर से कितनी इनकम जनरेट की जा रही है एक कंट्री के अंदर। मतलब सीधा देखो, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं आता, माइनिंग भी आती है और एनिमल हस्बेंड्री भी आती है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। जैसे कई लोग खेती वगैरह करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, वो लोग पशुओं को ही पालते हैं। तो उन सारी चीज, वो सब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये तो एक तो वाला पॉइंट हो गया। या फिर जब माइनिंग वगैरह करते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीजें
हम वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर काउंट करते हैं। इसके बाद जो पार्ट आता है वो किसका आता है, सेकेंडरी सेक्टर का। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या आता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनका काम ही क्या है, प्रोडक्शन करना। मतलब वो लोग रॉ मटेरियल्स लेते हैं, उससे क्या बनाते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जिनका काम क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाना। तीसरा काम, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, वो टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर एक नाम होता है सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में क्या आता है कि जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लॉयर की सर्विस होती है, एक टीचर की सर्विसेज होती है, ठीक है, एक डॉक्टर की सर्विसेज होती है, वो सब सर्विस के फीस चार्ज करते हैं। तो सर्विसेज जो प्रोवाइड, फिर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लो कि किसान का काम था एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसने अनाज उगा लिया, प्रोडक्शन कर लिया अनाज का, और या फिर जो कंपनीज हैं वही प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना। अब खुद थोड़ा कंपनी का मालिक लेके जाएगा बेचने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए, तो वो भी किसका पार्ट है, सर्विस सेक्टर का। या फिर इंश्योरेंस किसका पार्ट है, सर्विस सेक्टर का। बैंकिंग किसका पार्ट है, सर्विस सेक्टर का। तो ये सारे जो है ना, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में पैसा चार्ज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस सेक्टर। तो तीन तरह के सेक्टर हैं, प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी जिसमें प्रोडक्शन आता है, और टर्शरी जिसमें क्या आता है, सिर्फ सर्विसेज आती है। तो तीन सेक्टर के जरिए क्या होता है, काम हो रहा होता है। अब आगे समझते हैं। तो वही तीन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ स्टडी डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, कि अब जो है एग्रीकल्चर के शेयर में कमी देखी गई है। इसका एक मेन रीजन क्या है कि पहले ना, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में जो है एग्रीकल्चर का जो लोग इंप्लॉयड थे वो बहुत ज्यादा थे। मतलब ये लगा लो आधे से फालतू पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंप्लॉयड है, लेकिन जीडीपी में रोल कितना उनका, बहुत कम। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली लगी हुई है किसमें, एग्रीकल्चर में, लेकिन जीडीपी तो बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या था वहां पे कि लोग अपने आप को इंप्लॉयड दिखा तो रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन लेवल में चेंज नहीं आ रहा था। तो इससे अच्छा है ना कि मैं कुछ और काम कर लूं, ताकि जिससे क्या हो, कंट्री की ग्रोथ भी और प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज हो जाए। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने एग्रीकल्चर से क्विट करना शुरू कर दिया जीडीपी के हिसाब से। और फिर देखा गया कोरस्पॉन्डिंग राइज किस चीज में, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, दूसरा सर्विस सेक्टर में। आज सबसे ज्यादा जो सेक्टर प्रोवाइड करता है वो इंडिया में है, वो है सर्विस सेक्टर। सबसे फालतू लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं। पर दिक्कत क्या है, पिछड़ा हुआ क्या कौन रह गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में इंडस्ट्रीज की बहुत कमी है, और ये एक मेजर इशू है जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। जब तक इंडस्ट्रीज वेल डेवलप नहीं होगी, इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाएगा, डेवलपिंग नेशन ही रहेगा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब हम कंपेयर करते हैं क्या नाम है, इंडिया को थोड़ा सा। तो अगर हम बात करूं तो मानता हूं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, लोगों को जो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। लेकिन भाई यहीं पे चाइना भी तो है, इसकी पॉपुलेशन कौन सी कम है। तो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी कि चाइना ने एक टाइम पे अपने आपको आइसोलेट कर लिया था बाकी पूरी दुनिया से, क्विट करके, ठीक है, अपने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। मतलब इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, बड़ी बड़ी कंपनीज लगाई, ठीक है, फिर प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया। और आज आपको पता होगा कि चाइना एज अ क्या है, प्रोडक्शन हब, यानी कि ऐसी कोई मुश्किल कोई कंट्री होगी तो चाइना के प्रोडक्ट को यूज नहीं करती होगी। बाकी वरना ऑलमोस्ट सारी कंट्रियां जो है चाइना के गुड्स को, चाइना की सर्विसेज को यूज करती है। ठीक है, तो ये एक रीजन है। अब इंडिया में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप है नहीं, ठीक है, तो लोगों को जॉब कैसे मिलेगी, कितने ही लोग चले जाएंगे सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर तो क्या है, लिमिटेड सीट है, तो इंडस्ट्रीज का होना क्या है, बहुत जरूरी है। और वहीं पे चाइना में जो है इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो लोगों को जो है बचपन से ही वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, यानी कि जब वो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो लगातार ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। और ग्रोथ मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी है अब तो वो एक। अब आए क्या आता है हमारा यहाँ पे, ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या कौन सा पार्ट है वो समझते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं 18th सेंचुरी की। अब यहाँ पे अलग टाइम को डिस्कस करेंगे। अगर मैं 18th सेंचुरी की बात करूं तो ये टाइम ऐसा था जब ऑलमोस्ट यूरोप जो है पूरा गरीब था। जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, यूरोप वर अबाउट सेम एज दोज ऑफ पीपल कंटेम्परेरी चाइना और एंशिएंट रोम ऑफ द पीपल पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे। मतलब तो पुअरेस्ट कंट्री थी उस टाइम की, ठीक है। लेकिन लास्ट 2 सेंचुरीज यानी कि 19th और 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ये सब आगे अब ग्रोइंग स्टेज में, यानी कि चाइना तो भाई इतनी तेजी से ग्रो किया है ना, किसी ने नहीं किया होगा इतनी तेजी से ग्रो, एक मेरे हिसाब से। प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सेलरेटेड। एक तो क्या हुआ लास्ट 2 सेंचुरीज में, प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ी और पॉपुलेशन भी क्या हो गई, ड्रास्टिकली एक्सेलरेट हुई है, यानी कि लगातार चेंज आया और बढ़ती चली गई है।
बहुत तेजी से, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ड्रास्टिकली, यानी कि फटाफट चेंज आया। विद प्रोडक्शन ग्रोथ आउटस्पेसिंग एंड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यानी कि प्रोडक्शन भी बड़ी है और पॉपुलेशन भी बड़ी है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, वरना लोग जो है सस्टेन कैसे कर पाएंगे उस चीज को। अगर मान लो पॉपुलेशन बढ़ी है तो सिंपल सी बात है, अब हर एक पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं जो हम बाय करते हैं, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, जो आउटपुट का लेवल है वो भी इंक्रीज जरूर होता है। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल बिगेन टू अंडरगो सस्टेन्ड ग्रोथ, और ये पहला टाइम था पूरी हिस्ट्री में कि जो लोग बिल्कुल गरीबी थे ना यूरोप के अंदर, वो क्या होने लग गए थे, वो सस्टेन्ड ग्रोथ की तरफ ध्यान देने लग गए थे, यानी कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होने लग गया था। सिर्फ किस चीज की वजह से, क्योंकि लोगों ने समझा कि एग्रीकल्चर से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, हमें इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा और साथ साथ सर्विस सेक्टर भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक लैक है कि जब तक ये तीनों सेक्टर जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, किसी भी कंट्री को हम एक तरह से डेवलप्ड नेशन नहीं बोल सकते हैं। अब इसलिए इंडिया के मेन रीजन है कि इंडिया क्या है, अभी भी किसमें आता है, डेवलपिंग नेशन में आता है। चाइना डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, अमेरिका डेवलप्ड नेशन है, यूके डेवलप्ड नेशन है। क्यों डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि वहां पे तीनों जो चीजें हैं वो डेवलप ऑलरेडी हो चुकी हैं। वहां पे इंडस्ट्रीज भी वेल डेवलप्ड है, ठीक है, सर्विस सेक्टर भी वेल डेवलप्ड है, और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो भी वेल डेवलप है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, लोग सिर्फ अपने आपको शो कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, चाहे वो उसमें काम कर रहे हो चाहे वो ना कर रहे हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो किसी पर्सन को, एक वेंडर है या फिर कोई एक दुकानदार है, ठीक, उसकी छोटी सी दुकान है, ठीक है, वहां पे एक बंदा काम करता है, ठीक है। अब वो एक बंदा काम कर रहा है, वहां से कर रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है, वो एक जना बैठता है गल्ले पे, उसका सारा काम हिसाब किताब करने का होता है और वहां से पैसे जनरेट कर रहा है। अब वहां उसने अपने बच्चों को भी रख लिया, तो क्या इसका कोई बेनिफिट हुआ? ना तो उसने कोई नई शॉप खोली, ना कोई नया कुछ प्रोड्यूस किया, ना कोई नई सर्विस प्रोड्यूस करी, उसने सिर्फ अपने बच्चों को वहां बिठा लिया। तो इसका मतलब ये थोड़ा बोलेगा कि मेरे बच्चों की इनकम भी है ये। वही सेम काम एग्रीकल्चर का चल रहा था। इससे बड़े तो ये है ना कि वो अपने बच्चों को बोलता कि तुम किसी और फील्ड्स पे ध्यान दो, तुम कहीं और ग्रो करो, क्योंकि यहां से तो वही पैसा आ रहा है जो आ रहा है, दुकान से तो वही पैसा आएगा जो आ रहा है। क्या बच्चों के पढ़ने से पैसा बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और वही सेम हाल एग्रीकल्चर का भी था कि एग्रीकल्चर में किसी का फादर इन्वॉल्व है, उसके बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, काम अभी भी उतना ही है और पैसा भी उतना ही आएगा, लेकिन खामखा जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे बढ़िया तो ये है कि वो पढ़े लिखे, कोई स्किल सीखे, किसी दूसरे काम पे ध्यान दे, ताकि वो फैमिली में एडिशनल इनकम जनरेट कर पाए। तो ये चीज हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे डिक्लाइन देखा गया, क्योंकि लोग तो इन्वॉल्व हो रहे थे लेकिन पैसा बढ़ नहीं रहा था, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। इस चीज की वजह से लोगों ने क्विट करना शुरू कर दिया और लोगों ने ध्यान दिया एक तो इंडस्ट्रीज पे, दूसरा सर्विस सेक्टर पे। तो उम्मीद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बात और, इकोनॉमी में एक बड़ा डिप्रेशन देखा गया था दो टाइम पे। एक तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो हमारा कब हुआ, 1914 से 1918 तक। तो जो ये टाइम पीरियड था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इस टाइम पे भी इकोनॉमी में काफी डिक्लाइन देखा गया था। क्यों? क्योंकि जब भी वॉर होगा, और ये वर्ल्ड वॉर है, तो हर की बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, और जब बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व होगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जो बहुत सारी रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो ऐसे टाइम पे पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरह से क्या होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जरूर देखने को मिलता है। उन कंट्रीज को नुकसान तो होता ही होता है, बाकी कंट्रियों को भी क्या होता है, नुकसान होता है। ऐसे ही जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक, इस टाइम पीरियड में भी इकोनॉमिकली डिप्रेशन देखा गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि रिसोर्सेज वेस्ट ही हुए, क्योंकि वॉर में रिसोर्सेज वेस्ट ही होंगे और क्या होंगे, ठीक है, हथियार वगैरह, बहुत सारे पैसा यूज हुआ, लोग यूज हुए, लोग मारे गए, तो बहुत सारा नुकसान हुआ। इसकी वजह से ये जो टाइम पीरियड जो आपको याद रखना पड़ेगा, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, एक सेकंड वर्ल्ड वॉर का, दोनों ही टाइम पे इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला। तो ये हमारा आज का पॉइंट, जहां पे एक तो हमने ये देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे ये समझा कि हिस्ट्री के हिसाब से कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई या फिर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, और 20वीं सेंचुरी के बाद तो चीजें और तेजी से बदलने लग गई, जो मैंने डिस्कस किया भी था आपको प्रीवियस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में मात्र सिर्फ दो कंसेप्ट सीखने वाले हैं। एक तो क्या, व्हाई स्टडी द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ने की जरूरत क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे अलग है। दूसरा, आज हम डिस्कस करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मात्र में दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, उसके बाद हमारी जो वीडियो है फिनिश हो जाएगी। तो वीडियो को उन बच्चों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिन बच्चों का एग्जाम हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है, उन बच्चों में शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब भी कर देना।
अब आते हैं, तो व्हाई स्टडी द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक सिंपल सी बात है, एक साइंस में लोग आ जाता है, वो क्या है कि अगर हम इवोल्व नहीं होते इसका मतलब क्या है, हम डिप्लीट होते हैं। मतलब अगर हम ग्रो नहीं कर रहे इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का भी सेम वही हाल है। अगर आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो बिल्कुल वेल डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आ चुकी है उनके अंदर। बहुत सी कंट्री ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, कुछ ऐसी भी है जो बिल्कुल बीच बीच में है, ना ज्यादा ग्रोथ आई और ना ही ज्यादा गरीबी है, जैसे जैसा हमारा इंडिया है ना। लेकिन अगर मैं यही बात करूं यूके की या फिर यूएसए की, ये सब क्या है, फिर चाइना की, सब वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऑलरेडी वेल डेवलप्ड हैं ये। तो क्यों है ये वेल डेवलप्ड इतनी ज्यादा, क्या डिफरेंस रह गया, क्या पॉलिसीज इन्होंने अपनाई जो हम नहीं अपना पाए। तो आप सब लोगों ने क्या देखा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हर जगह जो है एक तरीके से नहीं आ रही। अगर मैं आपको सिर्फ इंडिया का एग्जांपल लेके दिखाऊं, तो क्या इंडिया में ग्रोथ जो है वो हर जगह जैसी है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब दिल्ली में देखो कितना क्राउड है, मुंबई में कितना क्राउड है, क्यों है क्राउड, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे जो है पैसा है लोगों के पास, तो जो लोग हैं वो यहाँ पे अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बाकी कंट्री में जाओगे, यूपी की तरफ चले जाओ, किसी और जगह चले जाओ, तो वहां पे क्या है, काफी ज्यादा गरीबी है, या फिर वहां पे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना अच्छे से नहीं हुआ है कि लोग अपनी जरूरतों को कंप्लीट कर सके, तो लोग वो बाहर निकलते हैं काम करने के लिए। अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से वो फैसिलिटी वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाए तो वो बाहर आना पसंद ही नहीं करेंगे। यही चीज यहाँ पे है। तो व्हाई स्टडी द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो पहला फीचर क्या है, टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्रोसेस, यानी कि जो हिस्टोरिकल प्रोसेस हुआ उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। आज हम बोलते हैं यूपी इतना वेल डेवलप है, क्यों वेल डेवलप, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ चुकी थी। अब सोचो वो राजा महाराजाओं के जमाने से ट्रेड करते आ रहे हैं, बिजनेस करते आ रहे हैं, क्यों नहीं होगा वो वेल डेवलप। उसके अलावा क्या हम होंगे। अब वो देखो हमारे वहां के बिजनेस करने आए थे, लूट के लेके पूरे देश को, 200 साल राज कर लिया उन्होंने हमारे ऊपर। तो सब किन चीजों की वजह से, क्योंकि वो चीजें वो लोग बहुत पहले सीख चुके थे जो आज हम अप्लाई करने वाले हैं। तो इस समय क्या सीखने को मिलता है कि हिस्टोरिकल प्रोसेस का क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ग्रोथ पे। दूसरा क्या है हमारे पास, व्हाई ग्रोथ अकर्स एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट टाइम्स अक्रॉस कंट्रीज। कई बार जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था दिल्ली मुंबई का या फिर बाकी अदर स्टेट्स का, कि क्या कितना बुरा हाल है, यानी कि हर जगह डेवलपमेंट जो है वो एक बराबर नहीं हो रही है। उसके रीजंस क्या है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट ज्यादा प्रेशर लगाती है। फॉर एग्जांपल अब दिल्ली है, दिल्ली पावरफुल उसमें आता है हमारे वहां पे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। क्यों आता है, क्योंकि दिल्ली में सारी गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली में है, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके। तो अगर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कहां पे करेंगे। ऐसे ही मुंबई जो है वो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है, वहां भी बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ वो हो तो रही है, ग्रोथ मैं कह रहा हूं हो तो रही है, लेकिन वो हर जगह एक समान नहीं हो रही है, ना ही हर एक पीपल की एक जैसी हो रही है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब है बेचारे और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका प्रॉपर माइंडसेट ही नहीं है डेवलपमेंट का। ये एक मेजर रीजन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। सच एज इंक्रीजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जैसे कई बार क्या होता है, इंक्रीज हमारी क्या होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन एटसेट्रा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में सेक्टर 3 तरह के होते हैं। एक तो हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल, या फिर जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हो। दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें अभी भी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। और तीसरा हमारा क्या आता है, टर्शरी सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, जिनका काम क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो वो 3 हमारे क्या है, स्तंभ है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, वो बहुत ज्यादा है, तो भी कंट्री में जो है ग्रोथ के चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च करते हैं, उन पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टडी क्या है, बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलता हूं कि आपको कुछ कोई चीज प्लान करनी है या फिर किसी चीज को लेकर स्ट्रेटेजी बनानी है, तो आप कब बनाओगे, जब आपको उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, तब जाके क्या बनेगी, वो बनेगी। सेम ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी है, क्या मैं बिना इकोनॉमिक कंडीशंस को समझे हुए इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकता हूं, तो बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए यहां पे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंप्यूट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक अच्छी पॉलिसीज बना सके। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में 5 ईयर प्लान लॉन्च हुए थे। जब इंडिया आजाद हुआ था तो 1951 से 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए थे, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारा जा सके, पहले से बेहतर किया जा सके। ये चीज काफी जरूरी थी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, तो अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इन स्पेयर ऑफ पॉलिसी इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन।
कई बार क्या करते हैं हम यहाँ पे पॉलिसी को दो तरीके से लॉन्च करते हैं। एक तो होती है शॉर्ट रन के लिए, यानी कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए, होता है लॉन्ग रन, काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए। जैसे मैंने 5 ईयर प्लान के बारे में बात करा, हमने हर एक 5 ईयर प्लान में अलग अलग चीजों को उठाने की कोशिश करी थी। जैसे पहला 5 ईयर प्लान हम एग्रीकल्चरल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, सेकंड में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, थर्ड में दोनों को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड पे हम अलग अलग चीज की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे। अब यहां पे क्या है, इन स्पेयर ऑफ पॉलिसी इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन जो छोटे टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी हम लॉन्च करते हैं, और लॉन्ग रन जो हम बड़े टाइम के लिए लॉन्च करते हैं। अब नोट में क्या है, शॉर्ट रन पॉलिसीज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। एक तरह से कह सकते हो कि शॉर्ट रन पॉलिसी से काम क्या करना होता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या आता है, गवर्नमेंट रोल में आती है या फिर आरबीआई रोल में आती है। आरबीआई क्या बोलती है कि भाई मार्केट में जो है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रही है। अब अगर डिमांड कम करनी है तो आप एक काम कर दो, आप लोन पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दो। तो लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग लोन ले नहीं पा रहे, क्योंकि लोन में महंगा पड़ता है, तो लोग लोन लेते नहीं है, और लोन लेने की वजह से पैसे की मार्केट में कमी आ जाती है। और जब मार्केट में पैसे की कमी आएगी तो एक सिंपल सी बात है, लोग डिमांड करना बंद कर देंगे, वापस इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड इशू कर दे, गवर्नमेंट कहेंगे आप हमारे बॉन्ड खरीदो, आपको इतना पैसा इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के केस में। डिफ्लेशन के केस में इसका उल्टा कर देती है। तो वो पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर शॉर्ट रन में कोई दिक्कत सॉल्व करनी है तो गवर्नमेंट शॉर्ट रन पॉलिसी लॉन्च करती है, अगर लॉन्ग रन में कुछ परफॉर्म करना होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए लॉन्ग रन पॉलिसी की हेल्प लेती है। जैसे यहां पे क्या है, इकोनॉमी में हैव क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म ramifications whether it is exchange rate or monetary or physical policies। तो बहुत सी तरह की पॉलिसीज लगाने की कोशिश करती है, चाहे वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिजिकल पॉलिसी हो, as they have different impact on consumption and investment, क्योंकि इनका कंजप्शन पे अलग इंपैक्ट पड़ता है और इन्वेस्टमेंट पे अलग इंपैक्ट पड़ता है। तो ये था हमारा रीजन कि क्यों हम इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करते हैं, क्या जरूरत है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करने की, और इकोनॉमिक ग्रोथ करना अब क्यों जरूरी है वो हम डिस्कस करते हैं अब से। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों जरूरी है एक कंट्री का होना। तो अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात कैसे करूं तो एक सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर एक कंट्री वेल डेवलप्ड है फाइनेंशियली, तुम क्या बोलेंगे कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई है। पर कई बेचारे भूखे मर रहे हैं किसी कंट्री में, बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, तो वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल खराब है। तो ये कुछ चीजें हो रही हैं। अब बात ये आती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो पैसों से नाप जाती है, नहीं अदर चीजें भी हैं, लेकिन हम फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियली। तो एक सिंपल सी बात है भाई, देखो रिच का हैप्पियर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई बंदा अमीर हो तो वो खुश रहे, जरूरी नहीं है। कई बार गरीब लोग भी अच्छे खासे खुश रहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन रिच होने की वजह से अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा तो आप लाइफ की कुछ चीजें तो कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो पहला पॉइंट क्या आता है हमारे यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ गिव्स अस फ्रीडम टू एंजॉय ग्रेटर लीजर और मोर मटेरियल वेल्थ। जब कंट्री इकोनॉमिकली ग्रोथ करेगी, यानी कि पैसा फालतू होगा, तो एक तो मैं एंजॉय कर पाऊंगा अपनी छुट्टियों को। आजकल लोग जो है वो एक्स्ट्रा काम क्यों करते हैं या फिर बर्डन में काम क्यों करते हैं, उसका एक मेन रीजन क्या है, उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए होता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। लेकिन सपोज करो किसी के पास पहले ही अंधा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या सोचेगा, अरे आराम से फैमिली टाइम देता हूँ, एंजॉय करता हूँ, ठीक है, तो वो अपनी फैमिली टाइम भी निकाल पाएगा, यानी कि छुट्टियों के मजे भी ले पाएगा, क्योंकि सब पैसा है उसके पास। तो ये कहा जाता है ना कि जब टाइम होता है तो पैसा नहीं होता, और जब पैसा होता है तो टाइम नहीं होता। अब यहाँ पे दोनों चीज एंजॉय की जा सकती है अगर अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर रखा है तो लीजर और मोर मटेरियल वेल्थ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे यूएसए कंट्री की, यूके की बात करूं, तो ये सब ऐसी कंट्रीज है जहां पे ये लोग फाइनेंशियल जो है लोग डेवलप रहते हैं। तो लोग जो है वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते, इतना ओवर वर्क नहीं करते, ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं, छुट्टी होती है तो छुट्टी के टाइम पूरा स्पेंड करते हैं इसी तरीके से। अब यही चीज यहाँ पे, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू रिजोल्व सोशल टेंशन। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड होगी तो क्या होगा, सोशल टेंशंस कम हो जाएगी। अब कई लोग ये बोलते हैं कि भाई पैसों से जो है वो खुशियां नहीं आ सकती, खुशियां तो पता नहीं, लेकिन ज्यादा चीजें जो है जो हमें लीजर दे पाती हैं या फिर हमें जिनको यूज करके मजा आता है वो सब पैसों से आती है।
ठीक है। तो उन सबके लिए क्या है, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर है, इसका मतलब क्या है, कंट्री में पैसा अच्छा खासा है लोगों के पास, और जब पैसा अच्छा खासा होगा तो सोशल टेंशंस भी क्या होंगी, कम होंगी, विच टेंड टू रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर देन ऑलरेडी हैव। तो लोग जो है वो और ज्यादा चीजों को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। वर्कर्स फॉर, अब एक मिनट, जब किसी के पास किसी कंट्री में पैसा कम होगा तो ऐसी कंट्रीज में क्या होगा, ठीक है, वर्कर्स जो है वो हायर वेज की डिमांड करेंगे, बेटर हाउसिंग की डिमांड करेंगे, एजुकेशन की डिमांड करेंगे। इसलिए लोग जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं ताकि वो अपने फैमिली में अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, बेटर हाउसिंग दे पाए, ठीक है, और हायर वेजेस की डिमांड करते हैं, हेल्थ उनकी बेटर रहे। ये सारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नीड्स। जैसे इंडिया में हम क्या बोलते हैं, गरीब कौन से लोग हैं, जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, और जो ये तीनों चीज फुलफिल कर पा रहे हैं वो बीपीएल से आते हैं, ऊपर आते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेंडिंग देयर फ्रीडम एंड होराइजन। अब इसका मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी वजह से एक तो फ्रीडम बढ़ती है, क्योंकि फिर हम किसी के गुलाम नहीं होते, किसी फाइनेंशियल बर्डन में नहीं होते, तो फिर आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट क्या आता है, वो क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वुमेन आर लाइकली टू बेनिफिट मोर देन मेन। अब बात में ये कैसा पॉइंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है, वुमेन को, यानी कि फीमेल्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है एज कंपेयर टू मेल। अब एक सिंपल सी बात है, जो जिस कंट्री में, जो कंट्री वेल डेवलप्ड है, वहां पे ज्यादा चीजें कहां से हो जाती हैं, मशीनें करती हैं। जैसे कि अब इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो किया जाता है ज्यादा चीजों के लिए, यानी कि लोगों से काम करवाया जाता है ताकि लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके। लेकिन जो कंट्री ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, जैसे यूएसए, यूके, या फिर अपने घर में भी देखा होगा, जो लोग रिच होते हैं वो ज्यादातर चीजें हैं वो मशीनों से करवाते हैं, ठीक है, मतलब वॉशिंग मशीन होती है, हर एक चीज की अपनी अपनी क्या है, मशीन है। अब इसके चक्कर में बेनिफिट किसको मिलता है, फीमेल्स को। फीमेल का काम जो है वो एज फास्ट एज पॉसिबल खत्म हो जाता है। अब मेल तो बेचारे ऑफिस में जाकर जॉब कर रहे हैं, हाँ वो अलग बात है, जिन फीमेल्स की जॉब उनको भी सेम टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर जो सिर्फ हाउसवाइफ है वो फिर अपनी क्रिएटिविटी को बेटर कर सकती हैं, वो चाहे तो अपने और स्किल्स पे ध्यान दे सकती हैं ताकि फैमिली को और अच्छे तरीके से संभाला जाए। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है, वुमेन को मिलता है एज कंपेयर टू मेन। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, परमिट्स मैनकाइंड टू इंडल्ज इन लग्जरी ऑफ ग्रेटर ह्यूमैनिटेरिज्म। अब जो मैनकाइंड है वो बेचारे लग्जरी में क्या होंगे, अब इंडल्ज होंगे, मतलब अपनी ख्याली दुनिया में खोए हुए हैं, ठीक है, आराम से किसी बीच पे लौट के आराम से अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस का लैपटॉप खोला, ठीक है, वहां से काम शुरू कर दिया और पैसा ही पैसा आ रहा है। और एज ए हायर लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि उनके पास क्या है, हायर लेवल ऑफ इनकम है, तो वो हर एक चीज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, एंड फॉरगो पार्ट ऑफ इनकम their income and uplift their others who can have not been so fortunate। और यही नहीं, जो लोग खुद ग्रोथ कर लेते हैं वो औरों की ग्रोथ में हेल्प भी करते हैं फिर अलग अलग तरीकों से, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल किसी की हेल्प कर दी, और भी तरीकों से किसी की हेल्प कर दी, तो इस तरीके से वो लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो लोगों को अपलिफ्ट कर पाए। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अब हमारे वहां बहुत सारे बिजनेसमैन हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो अंबानी साहब हो, अडानी हो, टाटाज हो, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, किस चीज में, ताकि जो लोगों को जॉब प्रोवाइड कर दी, ताकि लोग जो है अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर पाए। अब इसके बाद हमारा पॉइंट क्या आता है, वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस मोस्ट इफेक्टिव टूल टू एलिविएट पॉवर्टी। अगर कोई भी कंट्री जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के दायरे में आ चुकी है, यानी इकोनॉमिकली काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है, फाइनेंशियली काफी बेटर परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो अपनी गरीबी को दूर हटाती जा रही है। जैसे मैं इंडिया बोलता हूँ कि इंडिया, मान लेता हूँ आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी चीजों को फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन एक बात हो रहा है कि इंडिया ने अपने आजादी के टाइम से तक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। मतलब एक डेवलपिंग नेशन में काउंट होता था हमारा देश, जो कितने बड़े पॉपुलेशन को संभाल के बैठा हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन में चाइना कोई फेल कर दिया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं पॉवर्टी को भी खत्म करती है, गरीबी को खत्म करती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मोस्ट इफेक्टिव टूल है किस चीज के लिए, ताकि आप अपनी गरीबी को खत्म कर सकें। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं तो गरीबी दूर कैसे होगी। तो ये काफी क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन ये बात भी एक काफी अच्छी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी किसी कंट्री में स्टार्टिंग स्टेज पे स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। अब बात है इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वली नहीं होता, ठीक है। अमीर लोग कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेज कैरी करके बैठे होते हैं, गरीब लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में इनइक्वालिटी इस लेवल की है कि 10% रिसोर्सेज जो है उस पर तो 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं,
ठीक है, और जो बाकी 90% रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 10% लोगों के पास हैं। ये हालात है, इनइक्वालिटी है, और ये स्टार्टिंग में हर एक कंट्रीज को फेस करना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पे हमने बात करी दो चीजों के बारे में। एक तो पहला, हम क्यों स्टडी करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हमारे पास क्या है, इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप लोग याद होगा प्रीवियस वीडियो में डीप में डिस्कस किया था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों पढ़ते हैं, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन आज हम सिर्फ एक बात को डिस्कस करने वाले हैं, और वो बात क्या है, सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। आज हमें उन फैक्टर पे ध्यान देना है। अब कौन कौन से वो समझते हैं। तो पहला हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसमें, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल दो तरह की होती है, एक तो होती है फिजिकल, एक क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल। अब समझते हैं फिजिकल कैपिटल में क्या आता है। फिजिकल कैपिटल में आता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज। ये किस लेवल पे हम यहाँ पे किस लेवल पे पैसा लगा रहे हैं, यानी कि जो बिजनेसेस हम कर रहे हैं उसमें हम लैंड परचेज करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स परचेज करते हैं रियल एस्टेट में, मशीनरीज परचेज करते हैं, तो उसमें किस लेवल में हम पैसा लगा रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल। अब बात है ह्यूमन कैपिटल क्या है। देखो हम सब जो ह्यूमन बीइंग है, हम सब भी क्या कैपिटल होते हैं कंट्री के। अगर हम सब लोगों के पास प्रॉपर कैपेबिलिटी हो, ठीक है, हमारे पास स्किल्स हो, तो हम भी क्या बन सकते हैं, एक कंट्री की उसमें भाग ले सकते हैं, किसमें, ग्रोथ में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में आजकल दिक्कत क्या चल रही है, आज हम कंपेयर करते हैं इंडिया, हमारी इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया ग्रो नहीं कर पाता। आप चाइना में देखो ना, चाइना का भी कुछ बड़े सेम हाल था, वहीं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन चाइना फिर भी डेवलप्ड इकोनॉमी है और इंडिया क्या है, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि चाइना जो है ना अपने आप को प्रोडक्शन हब बना चुका है। वहां पे बच्चों के पास क्या है, स्किल्स है कि चीजें को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। लेकिन हमारे वहां यहाँ 25 साल के बच्चे जाते हैं, 30 साल के जाते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब उनके पास ना कोई प्रॉपर स्किल्स होती है, फिर उन्हें जॉब भी चाहिए। तो इन चीजों की दिक्कत की वजह से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री जो है क्या जाती है, पीछे रह जाती है। तो वही बात यहां पे है। तो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हम जो है वो ह्यूमन से पैसा लगाएं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे पैसा लगाते हैं, हमारी एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाते हैं, ताकि हम फ्यूचर में एक बढ़िया नागरिक बन के आए और अपनी डेवलपमेंट कर पाए, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे पाए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट पढ़ी हमने, एक तो फिजिकल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट जिसमें आती है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और भी बहुत सारी गुड्स, और दूसरा हमारा आता है ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद क्या आता है, बी, वो हमारा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस या फिर आप कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इस बात का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी को जो है वो बढ़ाना है, मतलब हमें हाई टेक्नोलॉजी यूज करनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ताकि हम अपनी कंट्री को जल्दी से जल्दी ग्रोथ दे पाए। अब ये होगा कैसे, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे आगे। तो टेक्नोलॉजी को एडवांस करना भी क्या है, बहुत जरूरी है, ताकि प्रोडक्शन लेवल में एफिशिएंसी आए। वरना होगा क्या, जो कंट्री टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेके आएगी, यानी कि जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वो तो काफी तक ग्रो कर जाएगी, लेकिन जिनके पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी या फिर टेक्नोलॉजी होगी ही नहीं, वो हमेशा पिछड़े हुए ही रह जाएंगे। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, सी पार्ट, वो आता है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी चेंजेस। अब ये क्या है, इसमें क्या इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी चेंजेस, कि भाई टाइम टू टाइम हमें एक तो अपने तरीके को बदलना होगा, पॉलिसीज को चेंज करना होगा ग्रोथ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम पहले 5 ईयर्स प्लान चलाए गए थे। जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया काफी पिछड़ा हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से तबाह कर गए थे इंडिया को। तो इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड आ चुके थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे हमें सुधारना था अपने आप को। वो कैसे सुधारा हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए, पॉलिसीज लॉन्च की। कुछ पॉलिसीज इफेक्टिव रही, कुछ इनइफेक्टिव रही। तो अगर कोई पॉलिसी इनइफेक्टिव है उसमें चेंज करना भी क्या है, बहुत जरूरी है, वो भी टाइम पे। और जो इफेक्टिव है उसे बार बार अप्लाई करना ही बहुत जरूरी है। और ये भी देखना है कि भाई जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस पॉलिसी से आएगा, वो आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि नहीं आ रहा तो फिर वो पॉलिसी खराब है, उसे चेंज कर दो। भाई हम जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसी भी काम के लिए, अगर वो इफेक्टिव होता है तो हम उसे फर्दर अप्लाई करते हैं, इफेक्टिवली तो छोड़ देते हैं। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। इसके बाद देन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। हमें अपनी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी उसको भी इंप्रूव करना चाहिए। अब कौन कौन सी चीजें वो समझते हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब जब से हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन आया है, मार्केट जो है हमारी और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। तो अब जो है चाहे वो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस हो, चाहे वो हमारी एमएनसीज हो, यानी कि मल्टी नेशनल कंपनीज हो, उन सबको कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और इस चीज की वजह से एक चीज
को ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता होगा कंज्यूमर्स को। जो कंज्यूमर्स को अच्छी से अच्छी चीजें कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है फर्म्स के बीच में, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट को फेस करना पड़ रहा है। और क्या है? स्टेबल प्राइसेस, जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहे, ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। पता लगे बार बार इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, बार बार डिफ्लेशन आ रहा है, गवर्नमेंट इसी से जूझ रही है, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट में ध्यान ही कहां दे पाएगी। तो स्टेबल प्राइसेस रहने बहुत जरूरी है, ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा डिफ्लेशन भी नहीं आना चाहिए। इसके बाद फ्री ट्रेड। अब ये फ्री ट्रेड क्या है? ठीक है, तो अब ये फ्री ट्रेड का मतलब है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रही है, तो वो ट्रेड क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। फिर फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि भाई ट्रेडिंग जो है वो फ्री में हो रही है, टैक्स वैक्स नहीं लगाया जा रहा ज्यादा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सी कंट्रीज जो है वो टैक्स लगाती हैं, किस चीज के लिए? डोमेस्टिक बिजनेस को बचाए रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है वो बहुत सी चीजों पर बहुत टैक्स लगाया जाता है, जैसे फॉरेन कार्स, फॉरेन फोन्स। फॉर एग्जाम्पल आईफोन ही देख लो आप, ठीक है, आईफोन पे बहुत ज्यादा प्राइस में बिकता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ के लगाया जाता है उसके ऊपर। क्यों लगाया जाता है? उसका भी रीजन है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि सबके सब लोग एमएनसी की चीजें यूज करेंगे या फिर फॉरेन कंट्री की चीजें यूज करेंगे, तो होगा क्या? हमारी डोमेस्टिक कंट्री में चीजें बन रही हैं वो बननी बंद हो जाएंगी, यानी कि हमारी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो ठप बैठ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन की चीजों पे ज्यादा टैक्स लगाती है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट करना, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करती है बहुत ज्यादा। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? फ्लेक्सिबल कैपिटल मार्केट। मार्केट कैपिटल क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि आप चेंज करते रहो बार बार उसमें मार्केट कैपिटल में, यानी कि लगातार री इन्वेस्टमेंट करते रहो ताकि जो इकोनॉमी है वो लगातार बेहतर होती चली जाए। लेकिन अगर आप मान लो बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद अवॉइडेंस ऑफ हाई मार्जिनल टैक्स रेट्स। अब जो टैक्स रेट है उसको अवॉइड किया जाना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स रेट जितना बढ़िया उतना बेकार भी है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी इन्वेस्टर पे टैक्स लगाया जाए बार बार, तो वो इन्वेस्टर जो है वो टैक्स मतलब जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने से बचता है। उसको एक मेन रीजन आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूँ, एक तो पहली बात मैं रिस्क ले रहा हूँ अपने ऊपर, मुझे ये भी नहीं पता कि जो मेरा पैसा जो मैं लगा रहा हूँ बिजनेस के अंदर वो सफल होगा भी या नहीं सफल होगा, तो पहले एक रिस्क इन्वॉल्व है। ऊपर से गवर्नमेंट टैक्स भी चार्ज करिए, तो कहीं ना कहीं मेरा रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो जितना कम टैक्स रेट रहेगा उतना ही अच्छा होगा बिजनेस करने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है बहुत जगह एसईजेड बनाई थी। मतलब ये एसईजेड क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि अगर जो बंदा उन एरियाज में, यानी कि कुछ रूरल एरियाज है, अर्बन की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ रूरल एरियाज है, अगर आप वहां पे बिजनेसेस लगाते हो तो आपको वहां पे छूट मिलती है, टैक्स नहीं देना पड़ता। उल्टा कई बार गवर्नमेंट खुद सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि आप बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर पाओ। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? सिक्योर प्रॉपर राइट्स। प्रॉपर राइट्स मिले मेरे हर एक चीज के, जो मैं मिले भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, बार बार जो गवर्नमेंट है वो चेंज ना हो, क्योंकि कई बार जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना तो रूटीन चेंज हो जाता है पूरे देश के चलने का। जो ये हो सकता है उसकी कुछ पॉलिसीज चल रही थी पहले से ही किसी पिछली गवर्नमेंट की, अब जो नई गवर्नमेंट आई वो कह रही है नहीं हम इन पॉलिसीज को नहीं मानते, हम अपनी नई पॉलिसीज बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस यानी कि बिजनेसेस पे भी देखा जाता है। क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन का सिंपल सा रिलेशन किससे है? बिजनेस से। जिस कंट्री में जितने स्ट्रॉन्ग बिजनेस होंगे उस कंपनी की इकोनॉमी उतनी ही अच्छी होगी। आप यूएसए की बात करते हो, आप देखो ना, गूगल किसका है? यूएसए का। फेसबुक किसका है? यूएसए का। टेस्ला किसका है? यूएसए का। तो जब ज्यादातर कंपनीज जो है नामी गिरामी वो सब यूएसए के अंदर है, तो इसका मतलब कहां की डेवलप इकोनॉमी होगी? इंडिया की? कहीं नहीं होगी, है ना। तो जहां की कंपनीज जो है वो काफी बढ़िया ऊंचाइयों को टच कर रही है, वहां की इकोनॉमी क्या है? उतनी ही स्टेबल और बढ़िया है। चलो फिर अब देखते हैं एक बार कैपिटल फॉर्मेशन को। अगर मैं कैपिटल फॉर्मेशन की बात करूं यहाँ पे, तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आपको पहले ही समझा चुका हूं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम ध्यान देते हैं कैपिटल पे, कैपिटल दो तरह की होती है, चाहे वो हमारी फिजिकल कैपिटल हो चाहे वो हमारी ह्यूमन कैपिटल हो, दोनों पे ध्यान देना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है? मोर कैपिटल मींस मोर प्रोडक्शन मींस मोर ग्रोथ। मतलब मैं फालतू पैसा लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो हम स्टार्टिंग में बिजनेसेस में लगाते हैं, यानी कि कोई भी जब मैं बिजनेस करना चाहूंगा तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट अमाउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे कैपिटल बोल के चलते हैं। तो जितनी फालतू कैपिटल होगी इसका मतलब क्या है? मोर प्रोडक्शन, उतनी बड़ी प्रोडक्शन मींस मोर ग्रोथ, यानी कि जितना पैसा लगाऊंगा उतना मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा और उतना ही क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ होगी। तो टू गेट कैपिटल कंट्रीज हैव टू इन्वेस्ट एंड सो द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटरमिनेंट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। तो अगर कैपिटल चाहिए तो कैपिटल कहां से आएगा? कैपिटल जब आएगा जब हम क्या करेंगे? पैसा इन्वेस्ट करेंगे।
तो पैसे की इन्वेस्टमेंट भी क्या है यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो पैसा आएगा नहीं, और जब पैसा आएगा नहीं तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगी नहीं। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस का होना एक कंट्री के अंदर बहुत जरूरी होता है, ताकि वहां से पैसा आ पाए। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको क्या बोलता हूं कि भाई जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना को ले लो आप, चाहे अमेरिका को ले लो, चाहे किसी भी कंट्री को ले लो, वहां पे क्या है, बिजनेसेस काफी बड़े लेवल पे चल रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिजनेस जो है वो बैकबोन होता है इकोनॉमी की। जहां पे जितने स्ट्रॉन्ग बिजनेस होंगे वहां पे उतनी अच्छी इकोनॉमी होगी। अब यूएसए में गूगल है, फेसबुक है, ठीक है, टेस्ला है, इससे तो इतना डेवलप कर चुका है। तो वही सब बात यहाँ पे है। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत जरूरी है। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब बात है कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, इस बात का मतलब होता है कि मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा अगर मुझे एक यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो जैसे यहाँ पे देखो, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल, क्या चीज, कैपिटल दैट आर रिक्वायर्ड, मतलब जो हमें जिसकी जरूरत है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, किस चीज का, आउटपुट का। उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब कितना पैसा लगाया बदले में कितना आउटपुट आया, तो ये क्या होगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। इससे भी हम चेक करते हैं कि कंट्री में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहली बात करते हैं जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कंट्री के अंदर, मतलब एक टेरिटरी के अंदर जितने गुड्स और जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उन सबकी फाइनल वैल्यू का सम, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोल के चलते हैं। तो जीडीपी भी दो तरह की होती है, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। कभी भी नॉमिनल जीडीपी से ग्रोथ का पता नहीं लगता। फॉर एग्जांपल हम हर साल जीडीपी निकालेंगे, हर साल जीडीपी निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस ही बढ़ जाएगा, और जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो जब हम उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है जीडीपी की वैल्यू बढ़ के आएगी। तो वो कभी भी ग्रोथ का सिंबल नहीं माना जाता। हम यहाँ पे निकालते हैं रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी हमेशा निकाली जाती है बेस प्राइस के दम पे। यानी कि सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पहले 20 रुपए का मार्कर था, मान लो एक कंट्री में 1000 मार्कर प्रोड्यूस हुए, तो कितना यहाँ पे कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, 2 गुणा में 1 2, सिर्फ एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 20,000। तो 20 इंटू में यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 1000, 20,000 आ गया, यानी कितना इतना रुपया कलेक्ट हुआ। सपोज करो ये प्राइस अगले साल बढ़ के 20 का 25 हो गया, अभी भी 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, अभी कितना आ गया जीडीपी में, 25,000। लेकिन क्या ग्रोथ का सिंबल है, 20,000 से 25,000 हो गया, बिल्कुल ग्रोथ का सिंबल नहीं है। हम यहाँ पे बेस प्राइस ही लेंगे 20 रुपए, अब इसके दम पे निकालेंगे, और 20 रुपए के हिसाब से जीडीपी कब बढ़ेगी, जब मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा। यानी कि एक सिंपल सी बात है, ग्रोथ का सिंबल क्या है, प्रोडक्शन, ना कि प्राइस का बढ़ना। तो इसलिए हम जब भी रियल जीडीपी निकालते हैं, हम बेस ईयर प्राइस को अपना प्राइस मान के चलते हैं, और फिर ये देखते हैं कि फिर क्या प्रोडक्शन बढ़ी है नहीं बढ़ी है, और प्रोडक्शन कब बढ़ेगी, ठीक है, मतलब जीडीपी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, और जीडीपी कब बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। सपोज करो मैं प्राइस को 20 रुपए ही रखूं, लेकिन अब की बार 1000 नहीं, अब की बार 2000 मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं, इसका मतलब क्या है, अब कितना जीडीपी आ गया यहाँ पे, 40,000। तो ये फर्क होता है रियल जीडीपी का और नॉमिनल जीडीपी का। वैसे एक फॉर्मूला और भी होता है यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी निकालने का। उसका मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है माइनस कर दो उसमें से इनकम, फिर नीचे क्या, कैपिटल माइनस में आउटपुट। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई है। अब आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर मैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, एक ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे वो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, तो वो सब किसका, या फिर हम किसी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो सब किसका पार्ट है, ऑक्यूपेशन का। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कितने लोग काम करने वाले हैं। एक कंट्री के अंदर जितने इफेक्टिव लोग काम करेंगे, कहीं ना कहीं वहां पे उतने ही इफेक्टिव बिजनेसेस डेवलप हो रहे होंगे, और जब इफेक्टिव बिजनेसेस डेवलप होंगे इसका मतलब वो कंट्री ग्रो कर रही है। ठीक है, आज हम कंपेयर करते हैं इंडिया को चाइना से। इसका एक मेन रीजन यही है डेवलपमेंट ना होने का। डेवलपमेंट ना होने का मेन रीजन क्या है यहाँ पे, कि जो हमारे यहाँ के जो यूथ है वो जनरली किसको जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, या फिर कोई और स्किल सीखना पसंद नहीं करते बहुत जनरली। ठीक है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा यहाँ पे लैक करता है हमें स्किल प्रोवाइड करने में। तो अगर हमारे पास प्रॉपर स्किल्स हो तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। फॉर एग्जांपल चाइना में, वहां पे बच्चों को सिखाया था कि प्रोडक्शन कैसे करना है, तभी तो चाइना प्रोडक्शन हब बना हुआ है, और उसी के दम पे पॉपुलेशन उसकी भी ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी ग्रोथ कर रहा है।
अब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस को देखा जाए तो ये क्या है, एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या उनकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। जब भी किसी कंट्री में एक इंडिविजुअल पर्सन भी ग्रो करेगा, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो पूरी कंट्री की ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अभी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या है, इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, अभी अभी क्या समझाया था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी का किस लेवल से ग्रोथ करवाई जा रही है, इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम टू टाइम डेवलप कर रही है या नहीं कर रही, एडवांस हो रही है या नहीं हो रही, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कब आएगी, उसे कुछ रीजंस लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक स्किल्स, अगर एक कंट्री में साइंटिफिक स्किल्स हैं तो भाई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आएगी वरना नहीं आएगी। मतलब लोगों के पास प्रॉपर स्किल्स हैं, इंजीनियर्स हैं प्रॉपर, ठीक है, साइंटिस्ट हैं प्रॉपर जो डेवलप कर रहे हैं अलग अलग मशीनरीज को। जैसे हमारे वहां बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, अब इसमें से मैं नाम लूं, अब जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, ठीक है, वो उन्होंने कितनी चीज डेवलप करी हमारी कंट्री के लिए, डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया हमारा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बाहर कंट्री के ऑफर नहीं स्वीकार किए उस टाइम पे, उन्हें कहना था सिर्फ हम अपनी कंट्री के लिए काम करेंगे, अपनी कंट्री को ग्रोथ दिलवाएंगे, उन्होंने दिलवाई भी, अच्छी पोजीशन पे ले गए हमारी कंट्री को। तो साइंटिफिक स्किल्स होनी चाहिए तभी तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगी। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा हमारे पास क्या आता है, अमाउंट ऑफ जीडीपी। अब अमाउंट ऑफ जीडीपी का क्या रिलेशन है यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ जीडीपी डिवोटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि एक सिंपल सी बात है, हर साल बजट आता है, आप बजट बोल लो जीडीपी बोल लो, उसका कितना हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा किया गया है। अब आपको एग्जांपल देता हूं, चाइना ऑलमोस्ट इतना पैसा खर्च करता है रिसर्च और डेवलपमेंट पे जितना इंडिया की जीडीपी है। आप ये समझ रहे हो कि वो क्यों नहीं करेगा डेवलप, उसके पास पैसा इतना है, वो खर्च इतना करता है किस चीज पे, रिसर्च और डेवलपमेंट पे। तो मैं नहीं कहता कि चाइना ज्यादा बेटर कंट्री है, पर इकोनॉमी में तो है, कंपैरिजन के लिए मैं उसे बेटर यहाँ पे कह सकता हूं, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को पूरे इफेक्टिव तरीके से यूज कर रहा है डेवलपमेंट पे अच्छे तरीके से, और बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी बना रहा है, तो हमसे तो आगे रहेगा ही वो, जब तक हम उस स्टेज पे डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते। तो ये हमारे सारे क्या है, कुछ बेनिफिट है और कुछ फैक्टर्स देखे हमने जिसपे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 1 का आखिरी कंसेप्ट, यानी कि जहां पे हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब तक हमने ये समझ लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में फर्क भी क्या होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ की इंपॉर्टेंस क्या है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो, आराम से जाए प्लेलिस्ट में, सीरीज वाइज उन वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वाली वीडियो पे आना। लेकिन आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस की, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट तुमने बहुत सारे देख लिए प्रीवियस वीडियोस में। अब समझते हैं दिक्कतें क्या आती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, देखो हमने एक बार ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है, हैप्पीनेस से कोई रिलेशन है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ का हैप्पीनेस से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन वहां के लोग फिर भी खुश नहीं है, सोशल लाइफ खत्म हो चुकी है, आप लोग भी काफी बार देखते होंगे, ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का हैप्पीनेस से कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब खुश रहने वाला हमेशा किसी भी हालात में खुश रह सकता है, और खुश ना रहने वाला, ठीक है, चाहे उसे कितना भी कुछ आप बढ़िया लगा दो इस जिंदगी के अंदर, वो हमेशा दुखी ही रहेगा। तो हैप्पीनेस का इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि हैप्पीनेस का पैसों से कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, पर एक बात तो कंफर्म है, जब हमारे पास फाइनेंशियल थोड़ी सी दिक्कत होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे, जब हमारे पास फाइनेंस की थोड़ी सी कमी होती है तो हैप्पीनेस के चांस भी क्या होते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन अगर फाइनेंस फालतू होगा तो आप खुश हो जाओगे, ऐसा कोई भी जरूरी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे किस चीज के पीछे भागते हैं आजकल, रिसोर्सेज के पीछे, कि जितना फालतू लोगों के पास फाइनेंस होगा वो उतने ही रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर पाएगा, यानी कि अपने पास रख पाएगा, और जब अपने पास रख पाएगा तो उसे उतनी खुशी मिलेगी, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो तुमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का हैप्पीनेस से क्या रिलेशन है, तो कोई भी रिलेशन नहीं है। अब समझते हैं लिमिटेशंस क्या क्या आई। तो पहला हमारे पास क्या आया, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अब बात ये आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम पता कैसे लगाते हैं, ऑल ओवर एक कंट्री में पर कैपिटा इनकम कैसी चल रही है। अब एक सिंपल सी बात है, सपोज करो अगर मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दूं, तो इंडिया में 10% लोग जो हैं वो क्या है, रिच है, लेकिन जो बाकी 90% है इसमें मिडिल क्लास भी आते हैं और पुअर लोग भी आते हैं।
ठीक है, तो इसमें दोनों आएंगे, मैं यहाँ पे पूरे लिख देता हूँ, मिडिल क्लास या फिर पुअर लोग। ठीक है, तो गरीब लोग 90% है और रिच है 10%। तो जो 10% रिच पर्सन है, इनके पास इतना फालतू पैसा है कि वो इन 90% की एवरेज को भी बढ़ा के दिखा देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो हमारा वो आता है पर कैपिटा इनकम, वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कंट्री के अंदर सारे लोग खुश हैं, कहीं ना कहीं इन 10 की वजह से इनकी जो इनकम है वही बढ़ के आ रही है, और जब इनकी इनकम बढ़ के आ रही है लेकिन इन्हें उस इनकम का बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो एक सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है खासकर इनिशियली, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब यही होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज, कि जो 10% लोग हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, 90% रिसोर्सेज को यूज करेंगे एक कंट्री के अंदर, और जो 90% लोग हैं उनके पास सिर्फ क्या होगा, बाकी का बचा हुआ 10% रिसोर्स। तो ये फर्क है दोनों में। तो एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूं कि ये लोग तो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे जनरली, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज्यादा है, और ये लोग क्या रहेंगे, बेचारे दुखी रहेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल आप इंडिया में ही देख लो, इंडिया में अब तक आजाद हुए में इतने साल हो गए, अब तक पॉवर्टी खत्म नहीं हुई है, एक बड़े पैमाने पे देखने को मिलती है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके पास अपनी 3 बेसिक नीड्स यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो उनको ही फुलफिल नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप अपने आसपास देखो, बहुत से लोग फुटपाथ पे रहते हैं। ठीक है, कुछ भी खाना खा लेंगे, कई लोगों को खाना भी प्रॉपर नहीं मिलता, ठीक है, पूरे टाइम का। तो ये सारी चीजें हैं, और कुछ लोगों के पास इतना है कि क्या ही कहने उसके, वो वेस्ट करते हैं उन रिसोर्सेज को। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेजेस की बात करें तो ग्रोथ टेंड्स टू वर्सन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो ग्रोथ है वो एक चीज को खराब कर देता है, बर्बाद करता है। वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। Although the relationship between growth and distribution is far from settled, और जो ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशन है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। मतलब ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अगर एक्चुअल में ग्रोथ होगी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअल में परफॉर्म हो रही है, तो मेरे हिसाब से पूरी कंट्री के हर एक पर्सन को उस ग्रोथ का बेनिफिट मिलना चाहिए। तब हम एक्चुअल में कह सकते हैं कि हाँ, उस कंट्री ने ग्रो किया है या फिर नहीं किया। जैसे इंडिया में, इंडिया की भी ग्रोथ हुई है, इंडिया डेवलपिंग नेशन में आता है, पहले अंडर डेवलप्ड था। ठीक है, डेवलप्ड तो अब तक नहीं हुआ है, टाइम लगेगा उसमें तो, पर अब ये क्या है, डेवलपिंग नेशन में काउंट करने, मतलब हमारी इकोनॉमी एक टाइम से अब 4th इकोनॉमी बन चुकी है पूरी दुनिया की। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हमारी कंट्री में जो है वो गरीबी से जूझ रहे हैं। जब तक उनके हालात में सुधार नहीं आएगा, हम नहीं कह सकते कि हाँ, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो है पोल्यूशन। अब आता है भैया इकोनॉमिक ग्रोथ से पोल्यूशन कैसे होता है? अरे क्यों नहीं होता मेरे भाई, सब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, हम लोग रिसोर्सेज को फटाफट यूज कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, मशीनरीज को यूज कर रहे हैं, चीजों को बार बार एडवांस कर रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके डेवलपमेंट को लेके आया जा सके। लेकिन अब हो क्या रहा है, जब हम डेवलपमेंट को इतनी तेजी से लेके आएंगे, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को अफेक्ट भी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास, अब क्या हो रहा है, जगह जगह इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, रियल एस्टेट जो है बेचा जा रहा है, हर जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो अब क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ काटे जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सर्वाइव कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं किसका साधन है, पोल्यूशन का साधन है। अब हम सब लोग जो है लग्जरी के आदी हो चुके हैं, यानी कि हम सब कहीं ना कहीं कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज पे डिपेंडेंट है। आप चाहे गाड़ियां देख लो, आज सड़कों पे, मतलब मेरे हिसाब से हर फैमिली में कोई ना कोई व्हीकल चलता ही चलता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। पोल्यूशन सिर्फ एक तरह का नहीं कि सिर्फ हमारा क्या नाम है एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, उनका वर्क इन्वायरमेंट इतना घटिया होता है। आप कभी किसी फैक्ट्री एरिया में जाकर देखना, वहां पे इतना शोर शराबा होता है कि पूछो ही मत। बस लोग काम कैसे करते हैं मैं ये सोचता हूँ, इतने मतलब 1 घंटा बैठ जाओ, सर में दर्द होना पक्का है। तो उस आपका नॉइज पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, अदर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। तो द ड्राइव फ्रॉम इंक्रीज्ड आउटपुट टेंड्स टू पुट मोर एंड मोर प्रेशर ऑन इन्वायरमेंट। अगर एक सिंपल सी बात है, अगर हमें इंक्रीज करना है किस चीज को, अपनी प्रोडक्शन को, तो हमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। एंड रिजल्ट विल बी द इंक्रीज्ड पोल्यूशन, एयर, वाटर और नॉइस। आजकल आप देखोगे वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, अब बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे वाटर को यूज किया जाता है, या फिर ये लोग केमिकल्स यूज करते हैं, और जब ये केमिकल्स यूज करते हैं उसको विदाउट ट्रीट किए हुए,
यानी कि बिना ठीक किए हुए उसे नदियों के पानी में मिक्स कर देते हैं। अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। अब बात आई भैया कि इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब देखो, एक तो पहली बात, वाटर जो है काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जिसको हम हल्के में लेते हैं कि हाँ बहुत पानी है हमारे आसपास, क्योंकि जिनको मिल रहा है उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन वाटर क्या है, बहुत ही जो हमारे पास प्योर वाटर है पीने लायक वो बहुत कम है। वो हम सब जानते हैं, बेशक पानी कितना ही ज्यादा हो, क्योंकि बाकी सारा पानी तो खारा पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, तो वाटर जो है हमारा वो एक तो वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा, जब पानी को हम लोग नदियों में घेर देंगे बिना ट्रीट किए हुए, तो केमिकल्स कहां जाएंगे, नदियों के पानी में। तो ना तो वो ह्यूमंस के पीने के लिए रहा, और उनके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको भी खत्म करेगा। तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये चीज सबके सब बोल रहे हैं। अब जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब इसकी वजह से एक और देखो, अब हो रहा है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, जो हम पॉल्यूशन करते हैं एयर पॉल्यूशन, उसकी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब गर्मी देखो, अब एक टाइम मुझे भी याद था अपने स्टार्टिंग बचपन में जब ठंड होती थी असली में। अब ठंड कब स्टार्ट होती है, बिल्कुल नवंबर के एंड में, दिसंबर में जाके 2 महीने की, दिसंबर जनवरी। वरना पहले टाइम में अक्टूबर नवंबर में लोगों को ठंड लगनी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब तक ऐसा कोई मौसम आ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का लगातार, और ऐसे चलता रहा तो आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी, ओजोन भी डिप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आ रही हैं। तो यानी कि हर तरफ से हम लोग अर्थ का नुकसान करने में लगे हुए हैं, सिर्फ एक चीज के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और उसका इंपैक्ट देखने को धीरे धीरे मिल रहा है, और उसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में, अगर सुधार नहीं किया गया, ह्यूमंस अगर अपनी हैबिट्स में सुधार नहीं करता है तो। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास वो क्या है, लॉस ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज। अब लॉस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है। अब देखो, रिसोर्सेज जो है यहाँ पे दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने वर्ड यूज किया ना, कई लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा। रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये दो रिसोर्सेज है हमारे पास, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब बाद में ये होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो हमारे पास एक तरह से कह सकते हो अनलिमिटेड है फिलहाल के लिए, जो जल्दी खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है हमारे पास, एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब बात है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो बहुत जल्द अब खत्म होने वाले हैं, जिनको बनने में काफी करोड़ों साल लग जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, ठीक है, कोयला, है ना, कोल। तो इन सबको बनने में क्या रहता है, काफी टाइम लग जाता है। तो एक सिंपल सी बात है, जब हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करी, उसकी वजह से हो क्या रहा है, तो हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है वो खत्म हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि पेट्रोल अब खत्म हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ईवीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम, कि हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब यूज करेंगे, ईवी की तरफ शिफ्ट करें। क्योंकि कोल भी खत्म हो रहा है, पेट्रोल वगैरह भी खत्म हो रहा है, पेट्रोल के प्राइस काफी हाई जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सबके पास व्हीकल्स हैं, लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से ये फटाफट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। तो मोर वी वांट टू प्रोड्यूस, द मोर रिसोर्सेज वी नीड टू डू दैट। तो एक सिंपल सी बात है, जितना हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं उतने ही रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ये तो बात फैक्ट है। तो जितना अगर हमें प्रोड्यूस करना है, हमें उतने ही रिसोर्सेज लगाने होंगे। द फास्टर यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, और जब हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो भाई खत्म भी तो उतनी जल्दी होंगे वो, तो द लेस टाइम दे विल बी लास्ट। This invariably leads to loss of non-renewable resources like oil and other minerals or forest। और ऐसा होगा कि भाई आने वाले 50-60 साल बाद, 100 साल बाद की हमें पेट्रोल म्यूजियम में देखने को मिलेगा। कि ये देखो, जब बच्चे होंगे कि देखो पहले हम इससे व्हीकल चलाते थे, आजकल ये म्यूजियम में रखा होता है, क्योंकि अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि सब तो फूक दिया हमने। और जो आने वाली जनरेशन है वही बोलेगी कि क्या कर दिया हमारे पेरेंट्स वगैरह ने, सारा एनवायरनमेंट की धज्जियां उड़ा दी, ठीक है, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, खाने में पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक फूड भी नहीं मिल रहा, सब कुछ बर्बाद करके बैठे हुए हैं, सिर्फ किस चीज के लिए, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आजकल आप देखो, हम लोग जो भी चीजें करते हैं उसका इफेक्ट कितना पड़ता है। पहले के लोग जीते थे 100 साल, अब क्या हो रहा है, 45 साल में बीमारियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक वगैरह से, कैंसर वगैरह से, सब कुछ मिलावटी आ रहा है, कुछ भी प्योर है ही नहीं। तो ये सब इफेक्ट है किस चीज का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। ग्रोथ करते करते हम इतने पागल हो गए हैं कि बाकी चीज हमने सीधा इग्नोर ही कर दी है। तो चलो फिर अब बहुत बात कर ली इस टॉपिक के ऊपर, मिलेंगे अगली वीडियो में। यहीं पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, जहां पे हम बात करेंगे अब लेसन नंबर 2 की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो क्लास हमारी खत्म हो चुकी है, जितनी वीडियोस बनी उसमें हमारा लेसन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि हमने बात कर ली इंट्रोड्यूसिंग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की।
अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे किसी नए कंसेप्ट के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, आपसे जो भी बन पड़ता हो इस एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए आपको वो कोशिश जरूर करनी चाहिए, चाहे वो वाटर बचाना हो, ठीक है, चाहे किसी भी तरह का योगदान दे सकते हो इस एनवायरनमेंट में, तो वो आपको जरूर देना